नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आइए अपने कक्षा 9 के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने गुरुत्वाकर्षण अध्याय चैप्टर का आधा पार्ट कर चुका है, आधा भाग पढ़ चुका है। अब हम लोग फर्स्ट हाफ की बात आज करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग होने वाला है। तो आइए पहला हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। पहला ही आपका पॉइंट क्या है? प्रणोद, थ्रस्ट क्या होता है। तो अब प्रणोद क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल कहते हैं, या फिर किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद बल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए हमने एक फिगर दिखाई, जैसे ये मान लीजिए एक सतह है किसी भी वस्तु का, और इस पे ये एक बल ये जो हमने देखा ये इस प्रकार है, इस बोर्ड के लंबवत है। तो जैसे हम बात करें, अगर जैसे देखिए ये बोर्ड हमारा क्या है, एक सतह है। अगर इस स्टिक से, इस छड़ी से हम इस बोर्ड पे ऐसे बल लगाएं, ये बल कैसा है, बिल्कुल लंबवत है, ये बल बिल्कुल लंबवत है। तो इस बल को हम प्रणोद बल कहते हैं। लेकिन इसी बोर्ड पे हम इस छड़ी को क्या करें, तिरछा करके ऐसे बल लगाएं। अगर हम ऐसे बल लगाते हैं तब ये हमारा प्रणोद बल नहीं होगा। या फिर इसी छड़ी से हम इस बोर्ड पे ऐसे ऊपर से बल लगाएं तो ये हम लोगों का प्रणोद बल नहीं होगा। कब प्रणोद बल होता है, जब किसी भी वस्तु के सतह पर लगने वाला बल लंबवत हो। जैसे ये अभी जो बल लग रहा है बिल्कुल लंबवत लग रहा है, इस बोर्ड के बिल्कुल लंबवत लग रहा है, इस सतह के लंबवत लग रहा है, तो इस बल को हम प्रणोद बल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सतह पे 3 बल दिखाया है, तो इसमें से कौन सा प्रणोद बल होगा आपका, तो देखिए जो ए है वो आपका प्रणोद बल होगा, लेकिन बी और सी जो है आपका, क्या वो प्रणोद बल होगा? नहीं, बी और सी आपका प्रणोद बल नहीं होगा। जो ए है सिर्फ वो आपका प्रणोद बल है, बाकी बी और सी है वो झुका हुआ है, सतह पे इंक्लाइंड है, तो ये हमारा प्रणोद बल नहीं होगा। तो आगे बात करते हैं हम लोग, दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर क्या होता है, तो देखिए क्या लिखा हमने, वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद बल दाब कहलाता है। दाब को P से दर्शाया जाता है। दाब को हम P फॉर प्रेशर, दाब को P से दर्शाया जाता है। अब जब दाब को P से हम दर्शाएंगे, तो पहले इसको हम समझते हैं कि दाब होता क्या है। तो क्या लिखा हमने, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर। तो अब एकांक क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको साइंस में समझने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए ये हमने एक सरफेस माना था, सतह माना था, तो मान लीजिए अगर ये 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा हो, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर होगा। ये जो क्षेत्रफल आया आपका, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं एकांक, यानी एक जिसका क्षेत्रफल ही क्या हो, एक हो, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। तो एकांक क्षेत्रफल पर हम कितना ज्यादा प्रणोद बल लगा रहे हैं, लंबवत बल लगा रहे हैं, वही हमारा दाब होता है। जैसे अभी हमने समझाया था आपको, ऐसे इस बोर्ड के एकांक क्षेत्रफल पे हम कितना बल लगा रहे हैं वो हमारा दाब कहलाता है। लेकिन ऐसे अगर हम क्या करते हैं, क्रॉस में बल लगाते हैं या फिर तिरछा बल लगाते हैं, तो ये हमारा दाब के अंदर नहीं आएगा। बल कैसा होना चाहिए, सतह के लंबवत होना चाहिए। तो दाब का सूत्र क्या मिला हमको, प्रणोद बल बटा में एकांक क्षेत्रफल, या दाब बराबर लंबवत बल। बल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, और बटा में एकांक क्षेत्रफल। तो हमने पीछे पढ़ा अभी कि दाब को P से दर्शाएंगे और बल को हम लोग F से दर्शाते हैं और क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं। तो आपको दाब का सूत्र क्या मिला, P बराबर F/A। अब बात करते हैं दाब के मात्रक का। तो दाब का जो SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दाब का अन्य मात्रक पास्कल होता है। तो बच्चे इस मात्रक को बार बार भूल जाते हैं। आइए इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक क्या है आपका, जैसे देखिए
अगर प्रेशर या दाब, प्रेशर या दाब, जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो आपके ऊपर हम आज से ही, आपके गार्जियन आपको आज से ही प्रेशर डालना चालू कर दें कि आपको दिन भर में 8 से 10 घंटे घर पे पढ़ने हैं स्कूल से आने के बावजूद, यानी आप जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसके बावजूद भी आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने। तो अगर हम आज से ही आपके ऊपर दाब डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो कल जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप क्या हो जाइएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। यानी हमने जब आपके ऊपर प्रेशर और दाब, प्रेशर या दाब डाला तो आप क्या हो गए, पास हो गए। कब? कल। तो यही क्या हो गया आपका, पास कल। जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ा तो आप पास हो गए कल। तो प्रेशर का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम लोग दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और दाब के बाद अब बात करेंगे हम लोग दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, प्रेशर को कौन कौन से कारक जो होते, क्या क्या चीज उसको प्रभावित करेगा। तो पहला देखिए क्या लिखा है, लगाया गया बल। तो लगाया गया बल क्या होता है, लगाया गया बल जो होता है दाब के समानुपाती होता है, यानी दाब जो होता है बल के समानुपाती। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे कितना बल लगा रहे हैं, कितना बल आरोपित कर रहे हैं, वो उसके समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हमने दिखाया है P प्रोपोर्शनल टू F, P समानुपाती F। तो ये एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अगर जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उस वस्तु पे प्रेशर लगेगा। तो आगे हमने लिखा है, अतः बल का मान अधिक होने पर दाब का मान भी अधिकतम होगा। अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उस पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा। अब दूसरी बात करते हैं सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल जो होता है उससे दाब का क्या रिलेशन होता है, आइए देखते हैं। तो दाब सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। जो दाब होता है वह सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम एरिया, क्षेत्रफल को कम करेंगे तो हमारा प्रेशर दाब अधिक होगा, और अगर एरिया को ज़्यादा कर दिए तो प्रेशर हम लोगों का कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है, अतः क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान अधिक होता है तथा क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब का मान कम होता है। अगर बात करें हम लोग किसी वस्तु का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उस पे लगने वाला प्रेशर कम होगा। अगर ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा है तो उस पे जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। एरिया अधिक, प्रेशर कम, एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा। क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा। तो ये संबंध होता है, ये रिलेशन होता है आपका प्रेशर और एरिया में। तो एक बार इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो नोट्स बनाने के लिए ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि अपने दैनिक जीवन में प्रलोद और दाब का क्या क्या यूज होता है, हमको कहाँ कहाँ पर थ्रस्ट और प्रेशर देखने को मिलता है। तो अपने डेली लाइफ की बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ देखते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रलोद बल कार्य कर रहा है, यहाँ पे दाब कार्य कर रहा है। तो आइए, इससे पहले हम लोगों ने अभी समझा कि जो प्रेशर होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बात करें अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सारा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आता है तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आपको आसानी से समझ में आने वाली हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग दैनिक जीवन में प्रलोद तथा दाब का क्या क्या हमको महत्व है। तो पहला हमने देखा ईंट द्वारा दीवार का बनना। तो आप लोगों ने अपने आसपास
दीवार को बनते हुए देखा होगा, आपके घर में भी दीवार होगा, तो ऐसा नहीं है कि दीवार को तोड़ करके हम निकाल करके ईंट देखने लगे कि हाँ कैसा है। तो अपने घर की दीवार को नहीं तोड़ना है। अगर अगल बगल में कहीं पे भी दीवार की चुनाई हो रही हो तो वहाँ पर जाकर आप ध्यान दीजिएगा। तो जो ईंट होता है, तो क्या ईंट को हम इस प्रकार, ईंट को क्या ऐसे खड़ा खड़ा जोड़ते हैं या फिर ईंट को ऐसे कैसे जोड़ा जाता है, आप ही लोग बताएंगे। तो आपका जवाब आएगा कि नहीं, ऐसे ईंट को नहीं जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पे रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे रोल होता है क्षेत्रफल का। अगर हम ईंट को ऐसे लंबा रखेंगे तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी प्रेशर नीचे बहुत ज़्यादा होगा। अगर जैसे जैसे हम दीवार को ऊपर उठाते जाएंगे वैसे वैसे नीचे का प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए ईंट को हम ऐसे, ठीक है, तो इस ईंट को हम क्षैतिज में रखते हैं, ऊर्ध्वाधर नहीं रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, वर्टिकल नहीं खड़ा करते हैं। तो ये रीजन होता है, हम दीवार को हमेशा हॉरिजॉन्टल ही ईंट को एक के ऊपर एक रख के तैयार करते हैं। अब दूसरा बात करते हैं ऊंट द्वारा रेगिस्तान पर आसानी से चलना। बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंट बहुत आसानी से रेगिस्तान पे बालू पे चल लेता है, लेकिन हम जब बालू पर चलते हैं तो हमारा पैर नीचे धंसने लगता है। तो देखिए रीजन क्या होता है, अगर जैसे हम यहाँ पे एक इंसान का पैर बनाते हैं, हमको ड्राइंग बनाने नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए इंसान का पैर है, तो इंसान का जो पैर होता है जैसे ही बालू पे पड़ता है तो वो धंस जाता है। लेकिन देखिए ये है, मान लीजिए ऊंट का पैर, जब ये बालू के ऊपर है, लेकिन जैसे ये बालू पे रखता है पैर, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। पहले ऊंट का जो पैर था वो छोटा रहता है, गद्दीदार होता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर रखता है तो वो क्या होता है, फैल जाता है। सॉफ्ट होने के कारण वो क्या होगा, फैल जाएगा, जिसके कारण उसका एरिया बढ़ जाता है। ऐसा तो हम लोगों के साथ नहीं होता है ना कि हम लोगों का पैर जैसे जमीन के ऊपर उठे तो सिकुड़ जाए, जैसे जमीन भी पड़े तो फैल जाए। हम लोगों का पैर जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एक बराबर होता है। तो इसलिए हम लोगों का एरिया क्या होता है, कम होता है। एरिया कम होता है जिसके कारण बालू पे हम प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। इस वजह से हम नीचे धंसने लगते हैं, हमारा पैर बालू के अंदर धंसने लगता है। लेकिन ऊंट का जो पैर होता है गद्दीदार होता है, जैसे ही बालू पे पड़ता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है और उसके द्वारा बालू पर लगाया गया जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है और वो आसानी से चल सकता है। अब बात करते हैं आगे हम लोग। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, टैंक का बालू तथा कीचड़ में आसानी से चलना। कौन सा टैंक? हाँ, जो हम लोगों के सैनिक, आर्मी वाले सोल्जर्स जो होते हैं, जो युद्ध में टैंक, गोला बारूद के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें देखते हैं वो बहुत ही आसानी से पहाड़ हो, कीचड़ हो, बालू हो, कहीं पे भी चल लेता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें पहिए की जगह पे चेन लगाया जाता है, और जो चेन होता है वो पूरे सतह पे, पूरे जमीन पे बहुत दूर तक फैला होता है, जिसके कारण एरिया क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर बात करें हम लोग, अगर दो पहिया होगा तो ये जमीन पर सिर्फ इतना ही भाग इसका टच करेगा, यानी जमीन पर इसका एरिया बहुत कम है। जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन टैंक जो बनाया जाता है, इस टैंक को क्या किया जाता है, इस चैन की सहायता से जोड़ दिया जाता है। अब जो हमारा क्षेत्रफल पहले सिर्फ इतना ही था, जो जमीन से संपर्क में था, सिर्फ थोड़ा सा एरिया था, बहुत कम एरिया था, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगता है। लेकिन जैसे ही चैन बना दिया जाता है तो अब ये पूरा क्षेत्रफल जो होता है हमारे ज़मीन के संपर्क में आ जाता है, यानी अब जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ही टैंक के नीचे चैन का क्षेत्रफल बढ़ा, वैसे ही टैंक द्वारा नीचे लगाया गया प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब जब प्रेशर कम हो गया तो आसानी से टैंक कहीं पे भी चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, ट्रैक्टर के पहिए का चौड़ा होना, यानी ट्रैक्टर के पहिए का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत ज़्यादा रखा जाता है।
आगे के पहिए की तुलना में पीछे का पहिया बहुत ज़्यादा चौड़ा रखा जाता है, या आम जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उसकी तुलना में ट्रैक्टर के पहिए का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, ज़्यादा रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रैक्टर का अगर पहिया का क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ, एरिया ज़्यादा हुआ, तो ट्रैक्टर का जो वजन होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से नीचे प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। एरिया ज़्यादा होगा तो उसका नीचे जो दाब होगा, प्रेशर होगा, कम होगा। जैसे गांव वगैरह में देखते होंगे आप लोग, जो खेती की जाती है, यानी पहले दो खेती की जाती है, एक गेहूं की खेती की जाती है, एक धान की खेती की जाती है। तो जब गेहूं की खेती की जाती है तो मिट्टी सूखा होता है, तो ट्रैक्टर बिल्कुल आसानी से चल लेता है। उस समय जो होता है खेत सूखा होता है, कीचड़ नहीं होता है। लेकिन जब धान की खेती की जाती है तो धान की खेती में जो किया जाता है, खेत की जुताई वो पानी के अंदर किया जाता है, तो कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय ट्रैक्टर क्या होने लगता है, खेत में धंसने लगता है। तो उस समय जो ट्रैक्टर के पहिए का क्षेत्रफल होता है वो भी कम पड़ जाता है। कीचड़ होने की वजह से उस ट्रैक्टर का जो प्रेशर होता है नीचे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर नीचे धंसने लगता है। उस समय आप लोग देखते हैं कि ट्रैक्टर के पहिए में चैन लगाया जाता है, तो जिसके कारण पहले ट्रैक्टर का पहिया अगर इतना था तो इतना ही चौड़ा हम क्या करते हैं और उसमें चैन लगा देते हैं, यानी पहिए का जो एरिया होता है उसको हम और बढ़ा देते हैं, जिसके कारण एरिया पहले की तुलना में और ज़्यादा हो गया, तो जो प्रेशर था वो अब कम लगने लगेगा। तो इस वजह से धान के खेत में, पानी वाले कीचड़ वाले खेतों में भी ट्रैक्टर आसानी से कार्य करता है और खेत को जुताई करता है। अब बात करेंगे कील का एक सिरा नुकीला होना। कील का एक सिरा नुकीला क्यों रखा जाता है, क्यों? तो आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास 3 कील है ना, 3 प्रकार के हमने कील को ले रखा है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे हम कील की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इसके एक पार्ट पे बिल्कुल नुकीला है, इसका एरिया कम है। यहाँ पे क्या है, एरिया कम है, और इधर क्या है, एरिया ज़्यादा है। तो अगर हम इस कील को इस बोर्ड में धंसाएंगे तो आसानी से धंस जाएगा, तब इसका नुकीला वाला भाग अंदर की ओर होगा। लेकिन अगर इसी को हम क्या बोले, उल्टा करके, जिधर का क्षेत्रफल ज़्यादा है ऐसे इसमें धंसाए तो ये नहीं धंसेगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया, तो ये आसानी से अंदर धंस सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दाब ज़्यादा लगेगा। और बात करते हैं थोड़ा सा स्क्रू के बारे में। अब देखिए स्क्रू आपको 2 प्रकार के मिलते हैं। एक स्क्रू होता है जो सिर्फ बिना पेंच के कसे जाता है, जैसे ये स्क्रू है, इसमें कोई भी आपका पेंच नहीं होता है, ये डायरेक्ट कसा जाता है, जैसे मान लीजिए लकड़ी वगैरह में। तो देखिए अब ये क्या होता है, इसको अंदर जाना होता है, तो इस वजह से इसका जो एक किनारा होता है बिल्कुल पतला होता है, लेकिन एक आपका होता है नट और बोल्ट वाला, जैसे ये वाला। तो अब यहाँ पे देखिए इसको किसी के अंदर धंसाना नहीं होता है, इसको किसी के अंदर धंसाना नहीं होता है, पहले होल करके तब इस चीज़ को कसा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको अगर हम सोचें कि किसी लकड़ी के अंदर धंसा दें तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है, ये आसानी से किसी भी वस्तु के अंदर धंस सकता है, और ये एरिया ज़्यादा होने के कारण नहीं धंसेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम इस चीज़ को दोनों को एक साथ कर लिए और अपने हाथ के ऊपर रख के हम क्या करें, इसको दबाएं, तो यहाँ पे जो नुकीला वाला स्क्रू है इसके द्वारा हमारे हाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ के पास गड्ढा भी बन गया है। तो इस तरीके से जिसका एरिया कम होगा उसका दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो आगे बात करते हैं स्कूली बैग के स्ट्रिप, यानी जो पट्टी होती है टांगने वाला, उसका चौड़ा होना। तो आइए अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे जी हमारे पास एक बैग है, इसको हम बात करें, इसका जो एरिया होता है इसको चौड़ा रखने का कारण क्या होता है, तो इसको हमने ऐसे टांग लिया तो बहुत आसानी से हम चीज़ों को ढो सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम क्या करें, अगर इस चीज़ को हम इस पतले से धागे से बांध दें तब क्या होगा, तो बांधते हैं इसको हम पतले से धागे से, फिर देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो अभी हमने उसी बैग को लिया है, अब इस बैग को हम क्या करें, अपने कंधे पे टांगे। तो इसको हमने टांगा तो देखते हैं क्या होता है। अब इस बैग को टांगने पर हमारे कंधे में दर्द होने लगा, इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे कंधे पे कितना ज़्यादा दाब लगा रहा है, कितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कितना अंदर हमारे शोल्डर के अंदर धंस चुका है। तो इसका एरिया कम हुआ तो हमारे कंधों पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, दाब ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण हमारे कंधों में दर्द होना चालू हो गया है। लेकिन जैसे ही बात करें ऐसे इसका एरिया ज़्यादा हुआ तो हम इसको अब टांगते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप देख पा रहे हैं ज़रा सा भी हमारे कंधे पे दाब नहीं पड़ रहा है, प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो ये रीज़न होता है कि बैग जो होते हैं उनके पट्टों को चौड़ा रखा जाता है। तो अगला देखते हैं हमारा क्या है पॉइंट, चाकू का एक किनारा पतला तथा तीव्र होना। जैसे चाकू होता है तो जैसे यहाँ पे हमने एक चाकू ले रखा है, यहाँ से बात करें अगर हम लोग तो अब देखते हैं ना यहाँ पे इसका ये भाग नुकीला है और ये भाग है। इसको हम क्या करते हैं ऐसे रख के अगर हाथ पे बहुत तेज़ी से भी दबाएं तो कुछ नहीं होता, लेकिन यही काम अगर हम इसके नुकीले वाले भाग से जिधर का भाग एरिया इसका पतला है ऐसे रख के हम दबाएं तो हमारा हाथ भी कट सकता है। तो जो चाकू होता है उसका एक भाग बहुत पतला और तीव्र का मतलब तेज रखा जाता है, जिससे हम किसी भी वस्तु पे अगर बल लगाएं तो कम बल लगाएंगे लेकिन हमारा दाब क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया हमने कम कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने एक चाकू का स्ट्रक्चर बनाया है। तो पुराने समय में जो हम लोगों का चाकू आता था ऐसा आता था, हम इसको पत्थर पे घिस के हमेशा तेज धार कर लेते थे। लेकिन आजकल मॉडर्न एरा में, आधुनिक समय में आप लोगों को चाकू ऐसा देखने को मिलता है। ये बिल्कुल प्लेन ना होकर के नुकीला नुकीला होता है, इस पे एज निकले होते हैं, पतले पतले छोटे छोटे किनारे निकले होते हैं। तो अब इस चाकू को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों किया गया, इसमें क्यों कन्वर्ट किया गया, देखिए रीजन समझते हैं। ये जो एरिया है अगर इसकी बात करें तो ये किसी भी अगर वस्तु पे हम रख के काटते हैं तो इसके द्वारा लगाया गया जो क्षेत्रफल होगा उस वस्तु पे जो क्षेत्रफल होगा इसका ज़्यादा होगा। लेकिन इसका जो बात करें अगर हम तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिर्फ बहुत छोटा छोटा एरिया ही हमारे उस वस्तु के ऊपर जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सेब काटते हैं तो सेब के ऊपर सिर्फ इसका जो नीचे वाला भाग है वही जाएगा, यानी इसका बहुत कम एरिया जाएगा। एरिया कम होगा तो किसी भी वस्तु को काटने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा, हम कम बल लगाकर ही वस्तु को आसानी से काट सकते हैं। फिर खरों की नींव लिंटर के निचले भाग का क्षेत्रफल अधिक होना। जैसे आपके घरों में आसपास कहीं पे भी मकान बन रहा होगा तो आप देखते होंगे कि घरों को लिंटर पे बनाया जाता है, पिलर पे बनाया जाता है। तो जो पिलर होता है कैसे बना होता है, जब शुरू से हम फाउंडेशन नींव से बात करते हैं, ज़मीन से जब पहला पिलर उठाते हैं तो पिलर हमारा इस फॉर्म में आप देखते हैं या इस फॉर्म में, तो आपका आंसर आएगा कि हमेशा हम पिलर इस फॉर्म में देखते हैं, कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या होता है आज इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे देखिए जो मिस्त्री आता है आपके घर तो वो क्या करता है, नीचे पहले सारा सीमेंट और गिट्टी बालू का जो मसाला बनाता है और मिक्सचर बनाता है और नीचे का जो एरिया होता है उसको बड़ा करके बहुत ज़्यादा एरिया में पहले लिंटर को ढालता है। अब यहाँ पे इसका एरिया बढ़ाया गया तो इसके ऊपर जो हम फोर्स लगाएंगे, जो प्रेशर होगा, एरिया ज़्यादा हुआ, नीचे का एरिया ज़्यादा। तो ऊपर हम चाहे जितना भी मकान बनाएं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर बनाएंगे तो इसका जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हमने क्या किया, एरिया अधिक कर दिया, तो जो हम मकान बनाते हैं उसका जो प्रेशर होता है ज़मीन पे वो कम हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम जो पिलर है उसको सिर्फ ऐसे सीधा बना दें, तब देखिए इसकी तुलना में इसका एरिया कम हो गया। तो अगर जितना हम मकान इसके ऊपर बनाएं तो उतना ही मकान हम इसके ऊपर भी बनाएं तो इसका जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मकान हो सकता है कि आपका नीचे धंस जाए। तो ये रीज़न होता है कि जो लिंटर्स बनाए जाते हैं, पिलर्स बनाए जाते हैं, नीचे उसका एरिया बहुत ज़्यादा रखा जाता है, फिर उसको ले जा कर के ऊपर हम पतला कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज की सारी जितने भी कंटेंट आपको दिया गया है वो बहुत ही अच्छा और सही से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, आपकी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन को दूर करे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और
संसाधन सीमित होने के कारण आपको बहुत चीज़ें हम नहीं दिखा पाते, नहीं तो हम आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली लाइव क्लास में ही कराते। तो थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी होने के कारण अभी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे जैसे रिसोर्सेज अर्न हो जाएंगे उसको हम और भी इम्प्रूव करते जाएंगे, क्लास को और भी ज़्यादा मॉडरेट बनाएंगे आपके लिए और आधुनिक तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय।